Everybody. Uh, Today I will discuss General Financial Rules 2017 Part 1. And in General Financial Rules, first I will discuss procurement of goods and services. ये जो पार्ट है बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है. Those are facing in some administrative exams like principal exam in NVS नवोदय विद्यालय समिति, KVS केंद्रीय विद्यालय समिति, and any departmental promotion exam in central government, state government and autonomous bodies, and in some auditor exams. The financial rule is very important one. इससे क्वेश्चन आता है तो उसको बहुत इंग्लिश एंड हिंदी में मैं एलाबोरेट करूँगा. ओके, सो फर्स्ट हम चलेंगे. फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे DGS एंड डी. DGS एंड डी, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल्स. ये एक सेंट्रल परचेज ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, फंक्शनिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. अभी कोई चीज़ मैनुअल में जो हमारा डिपार्टमेंट्स है, डिपार्टमेंट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑटोनोमस बॉडीज, they want to procure goods through online. अभी मैनुअली अभी गुड को प्रोक्योर नहीं किया जाता है. तो ये DGS एंड डी जो डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल्स, ये एक सेंट्रल परचेज ऑर्गेनाइजेशन है जो फंक्शन करता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. इट इज़ फंक्शनिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. ये वाइड पब्लिसिटी करता है और एडवर्टाइज करके वो सप्लायर्स और बीडर्स को रजिस्टर करता है. गुड्स का वैलिडिटी को चेक करता है. सो दिस ऑर्गेनाइजेशन, आफ्टर वाइड पब्लिसिटी एंड आफ्टर वाइड एडवर्टाइजमेंट, bring the suppliers into a single platform so that different departments of the central government and autonomous bodies, they can procure their goods according to their needs through online. यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है, with a view to establishing reliable sources for procurement of goods commonly required for government use, DGS and D will prepare and maintain item-wise list of eligible and capable suppliers. Such approved suppliers or bidders will be known as registered suppliers. ये जो ऑर्गेनाइजेशन है DGS and D, ये आइटम वाइज जो सप्लायर्स कैपेबल है, जो सप्लायर्स एलिजिबल है, उनको लिस्ट आउट करता है और वही सप्लायर्स और बीडर्स को रजिस्टर्ड सप्लायर्स कहा जाता है. उनका गुड्स को चेक करता है, उनका वैलिडिटी को, गुड्स का वैलिडिटी को चेक करता है, और जो गुड्स का मैन्युफैक्चरर है उनको रजिस्टर्ड करता है एक सिंगल प्लेटफॉर्म में. उनको रजिस्टर्ड सप्लायर्स कहा जाता है. बेसिकली DGS एंड D prepare and maintain item-wise list of eligible and capable suppliers and check the goods, check the validity of the goods, and bring the manufacturers of the goods into a single platform. क्लियर? जिससे जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट्स है
और जो ऑटोनोमस बॉडीज़ का जो डिपार्टमेंट्स है वो पब्लिक फंड को ठीक से यूज कर पाएंगे, वो ठीक से गुड्स को प्रोक्योर कर पाएंगे उनका नीड्स के हिसाब से। क्लियर? देन मेन डीजीएस एंड डी, ये जो ऑर्गेनाइजेशन का रोल है, रेट ऑफ कंट्रैक्ट्स। ये रेट ऑफ कंट्रैक्ट्स में क्या होता है, जो गुड्स का प्राइस क्या होगा 1 ईयर के लिए, वो प्राइस फिक्स्ड रहेगा। वो ये जो रेट ऑफ कंट्रैक्ट्स वो किसके साथ करता है ना, जो रजिस्टर्ड सप्लायर्स है उनके साथ वो रेट ऑफ कंट्रैक्ट्स करता है, जिस प्राइस में वो सप्लायर्स साल भर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को उनका गुड्स को बेचेंगे। द मेन रोल ऑफ द डीजीएस एंड डी is to finalize the rate of contracts with registered suppliers in government e-marketplace। गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस जेम जो है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, जो डिफरेंट ऑफिसेस ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, दे कैन प्रोक्योर देयर गुड्स। ये जो जेम है एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जिससे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड देयर ऑफिसेस वो उनका नीड्स के हिसाब से गुड्स को प्रोक्योर कर सकते हैं। और उसमें जो गुड्स होता है उसका प्राइस 1 ईयर के लिए फिक्स होता है। ऑलरेडी जो प्राइस वो जो डीजीएस एंड डी है, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल्स, वो ऑलरेडी सप्लायर्स और बिडर्स के साथ ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है वो किस प्राइस में वो गुड्स को बेचेंगे। सो डीजीएस एंड डी फाइनलाइज द रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स विथ रजिस्टर्ड सप्लायर्स इन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। जो रजिस्टर्ड सप्लायर्स है जेम पोर्टल में, उनके साथ वो रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स करता है कि कौन सा प्राइस में वो वेरियस डिपार्टमेंट्स को उनका गुड्स को बेचेंगे। एंड ऑल्सो जो जेम पोर्टल में जो गुड्स नहीं है, and also conclude, same thing I have written, and also conclude rate contracts with the registered suppliers for such goods which are not available on JAM। जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसमें जो गुड्स नहीं है उन सप्लायर्स के साथ वे भी वो रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है। दोज गुड्स आर नॉट अवेलेबल ऑन JAM, also DGS and D also make rate contracts with the registered suppliers for such goods which are not available on JAM। जो भी गुड्स JAM पोर्टल में नहीं है उन्हीं गुड का जो सप्लाई रजिस्टर्ड सप्लायर्स होते हैं उनसे भी वो रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है? एंड ऑल्सो कंक्लूड रेट कॉन्ट्रैक्ट्स विद द रजिस्टर्ड सप्लायर्स फॉर सच गुड्स विच आर नॉट अवेलेबल ऑन JAM। जो गुड्स को कॉमनली, जो आइटम्स को कॉमनली यूज किया जाता है और रिकरेंटली बार बार यूज किया जाता है स्टेट, सेंट्रल एंड गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटीज टू बाय रिक्वायर्ड गुड्स एट द DGS एंड D स्पेसिफाइड प्राइसेस। सो दो चीज़ आपको रेट ऑफ कंट्रैक्ट में याद रखना है। जो JAM पोर्टल में जो रजिस्टर्ड सप्लायर्स है, दोज रजिस्टर्ड सप्लायर्स आर देयर ऑन JAM, द DGS एंड D make a rate contract with them, and those goods are not available
on GEM, it means on government e-marketplace. Also DGS&D make rate contracts with the registered suppliers for such goods which are not available on GEM. Okay, so इससे क्या होता है ना, बेसिकली तो स्टेट, सेंट्रल एंड गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटीज, बेसिकली गवर्नमेंट बायर्स को इजी होता है गुड्स को प्रोक्योर करने के लिए, क्योंकि रेट कॉन्ट्रैक्ट से प्राइसेस फिक्स हो जाता है, प्राइसेस स्पेसिफिक हो जाता है, 1 ईयर के लिए प्राइसेस स्पेसिफिक हो जाता है और फिक्स हो जाता है। जब भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स चाहेंगे, जो भी गवर्नमेंट बायर चाहेगा वो खरीद सकता है, चाहे वो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उससे खरीद सकता है और बाहर से खरीद सकता है। मेरा जो सेकेंड पार्ट फाइनेंशियल रूल्स का वीडियो आएगा उसमें मैं पूरा डिस्कस करूंगा। क्लियर? द नेक्स्ट, द कॉन्ट्रैक्ट रेट्स फॉर सच परचेजेस बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड PSUs आर फिक्स्ड वंस एवरी ईयर। ये जो रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है वो 1 ईयर के लिए फिक्स होता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि जो रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय द DGS&D with the registered suppliers, actually the rate is fixed for how many years? The rate is fixed for only 1 year. Again 1 year के बाद वो प्राइस को मॉडिफाई किया जाता है। So the contract rates for such purchases by the government departments and public sector undertakings are fixed once every year. So ये जो DGS&D जो ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज फंक्शनिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये एक सेंट्रल परचेज ऑर्गेनाइजेशन है। ये वाइड पब्लिसिटी करता है, ये वाइड एडवर्टाइजमेंट करता है और आइटम वाइज सप्लायर्स को रजिस्टर करता है, गुड्स का वैलिडिटी को चेक करता है और जो स्टैंडर्ड प्रोसीजियर है, जो जनरल फाइनेंशियल रूल के हिसाब से वो सप्लायर्स और बीडर्स को रजिस्टर करता है और उनके साथ रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे क्या होगा, जो गवर्नमेंट बायर्स है, गवर्नमेंट बायर्स मीन्स जो वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट, जो वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट और वेरियस डिपार्टमेंटल ऑफिसेस, वो उनका नीड्स के हिसाब से गुड्स को प्रोक्योर कर सकते हैं। और ये जो रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो प्राइस फिक्सेशन होता है गुड्स का, वो 1 ईयर के लिए फिक्स होता है। क्लियर? देन हम जाएंगे वेरी इंपॉर्टेंट वन, इससे भी एक क्वेश्चन बनता है, डेफिनेशन ऑफ गुड्स। गुड्स में क्या इंक्लूड होगा और गुड्स में क्या इंक्लूड नहीं होगा। वन क्वेश्चन इज ऑल्सो कमिंग, out of this which item is not included in goods? So under rule 143 goods include all articles। यहाँ पर याद रखना है जो goods है उसमें intangible goods है। intangible goods means services। दो प्रकार का, एक इकोनॉमिक्स में हम जानते हैं मेटेरियल गुड्स एंड नॉन मेटेरियल गुड्स। नॉन मेटेरियल गुड्स जो है वो सर्विसेज है, जो नॉन मेटेरियल गुड्स है वो इंटेंजिबल गुड्स है, जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम फील नहीं कर सकते। क्लियर? सो गुड्स में इसमें सर्विसेज भी आता है। क्लियर? अंडर रूल 143 गुड्स इंक्लूड ऑल आर्टिकल्स, कमोडिटी, लाइव स्टॉक, फर्नीचर, रॉ मटेरियल्स, स्पेयर्स, इंस्ट्रूमेंट्स, मशीनरी, इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल प्लांट, vehicles, aircraft, ships, etc. or intangible products, like intangible products means different types of services like software, technology transfer, licenses, patents or other intellectual properties purchased or acquired for the use of government. So ये सब goods के अंदर आता है।
आपको रिमेंबर करना है। चाहे कोई भी आर्टिकल्स हो, लाइव स्टॉक हो, फर्नीचर्स हो, रॉ मटेरियल्स हो, इंस्ट्रूमेंट्स हो, मशीनरी हो, इक्विपमेंट हो, इंडस्ट्रियल प्लांट, सब कुछ गुड्स के अंदर आता है। और सब जो इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स है उसको भी रिमेंबर करना है। जो सॉफ्टवेयर है, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है, लाइसेंस है, ये पैटेंट्स है, पैटेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इट मीन्स patents means that the particular industry has specific technology to produce the commodity. No one can follow this technology, and the industry make agreement with CSIR, Central Scientific Industrial Research. ओके, सो वो इंडस्ट्री जो स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी में, वो जो स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी में गुड को प्रोड्यूस करता है और उसका टेक्नोलॉजी को कोई फॉलो नहीं करेगा और एक पैटेंट राइट उसको मिलेगा और इसका पैटेंट लाइफ भी है, वो कितने साल वो स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी को यूज करके गुड को प्रोड्यूस करेगा, वही पैटेंट्स है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है। ओके, मगर इसमें याद रखना एक जो इसमें बुक्स, पब्लिकेशंस, पीरियोडिकल्स एटसेट्रा फॉर ए लाइब्रेरी इंक्लूड नहीं होगा गुड्स में। यहाँ पर रेगुलरली एक क्वेश्चन आता है, गुड्स में सब कुछ इंक्लूड होगा, यहाँ पर मैं मेंशन कर चुका हूँ, मगर जस्ट यू एक्सक्लूड बुक्स, पब्लिकेशंस, पीरियोडिकल्स एटसेट्रा फॉर ए लाइब्रेरी। सो लाइब्रेरी के लिए जो बुक्स है, जो पब्लिकेशंस, जो पीरियोडिकल्स खरीदा जाएगा वो गुड्स के अंदर नहीं आएगा। सो क्वेश्चन इज कमिंग, व्हिच आइटम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन गुड्स, सो चॉइस देगा। द टर्म गुड्स ऑल्सो इंक्लूड्स वर्क एंड सर्विसेज। कुछ वर्क्स एंड सर्विसेज को भी गुड्स में इंक्लूड करना है, लाइक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, इंश्योरेंस, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग, ट्रेनिंग एंड मेंटेनेंस, ये सब गुड्स के अंदर आएगा, कंफ्यूजन नहीं होना है। तो गुड्स में क्या आएगा, और एक बार रिविजन कर लेते हैं। गुड्स में क्या आएगा, इट मीन्स बोथ कमोडिटीज, रॉ मटेरियल्स, मशीनरीज, एयरक्राफ्ट, शिप्स, इंडस्ट्रियल प्लांट, सब कुछ आएगा। सर्विसेज भी आएगा, जैसे सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, लाइसेंसेस, ये सब कुछ आएगा। मगर जो लाइब्रेरी में जो गुड्स होता है, जैसे बुक्स, पब्लिकेशंस, पीरियोडिकल्स, उसको गुड्स में हम इंक्लूड नहीं करेंगे। द टर्म गुड्स ऑल्सो इंक्लूड्स वर्क एंड सर्विसेज, जैसे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की इंश्योरेंस, इट मीन्स मेड फॉर द डैमेज ऑफ द गुड्स, इंस्टॉलेशन ऑफ गुड्स, कमीशनिंग एट द टाइम ऑफ परचेज, इट मीन्स also it is related to the exchange of commission, and training and maintenance, ये सब गुड्स के अंदर आएगा। ये वर्क्स एंड सर्विसेज जो पार्ट है उसमें आएगा और वो गुड्स में इंक्लूड होगा। क्लियर? नेक्स्ट वन, कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है। सम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आर देयर ऑफ पब्लिक बाइंग फॉर ऑल प्रोक्योरमेंट्स इंक्लूडिंग प्रोक्योरमेंट ऑफ वर्क्स। सो कैसे एक्चुअली जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, जो गवर्नमेंट ऑफिसेस है, वो प्रोक्योर करेंगे? व्हाट आर द प्रोसीड्यूर्स, व्हाट आर द स्टैंडर्ड प्रोसीड्यूर्स इन जनरल फाइनेंशियल रूल 2017 टू प्रोक्योर द गुड्स? क्लियर? इसमें फर्स्ट दिया है, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्रोक्योरमेंट टू द एक्सटेंट प्रैक्टिकेबल शुड बी ऑब्जेक्टिव, फंक्शनल, जेनेरिक एंड मेजरेबल, एंड स्पेसिफाइड टेक्निकल, क्वालिटेटिव एंड परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स, नॉट इंडिकेट ए रिक्वायरमेंट फॉर ए पर्टिकुलर ट्रेड मार्क, ट्रेड नेम और ब्रांड। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें क्या होगा, किस पर्पज में हम प्रोक्योर करेंगे, उसका उद्देश्य क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है, फॉर व्हाट purpose, what is the main objective for procuring the commodity? Clear? Technical aspects, also it means what are the technical aspects for procuring the goods? Clear?
Also, what type of quality of goods must be procured and in what quantity. Generic means also without any brand name. Without any brand name also we want to purchase the commodity. ब्रांड नेम हमको नहीं चाहिए, तो ये सबको लेना है। मगर इसमें क्या है, जब हम जो गवर्नमेंट का जो पोर्टल है उसमें हम जब डिपार्टमेंट्स टेंडर करना चाहेगा, you know that at the beginning of every year the departments or offices they go for tenders. So जब टेंडर्स जो पब्लिश होगा, टेंडर्स का जो पेपर पब्लिश होगा, वो जो पोर्टल है सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल CPPP, सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल, उसका एक वेबसाइट है eprocure.gov.in। उसमें टेंडर पेपर्स को अपलोड किया जाएगा। उसमें कोई पर्टिकुलर ट्रेडमार्क को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाएगा, कोई ट्रेड नेम और ब्रांड को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाएगा। उससे हम इसी ट्रेडमार्क का गुड खरीदेंगे कि इसी ट्रेड नेम और ब्रांड का गुड खरीदेंगे जब हम टेंडर पेपर्स अपलोड करेंगे। क्योंकि टेंडर पेपर्स फर्स्ट अपलोड करेंगे, जो टेंडर पेपर्स अपलोड होगा उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होगा। देन बिडर्स एंड सप्लायर्स दे डाउनलोड दीज पेपर्स। जो सब डिपार्टमेंट्स है उनका टेंडर्स को वो अपलोड करेंगे, टेंडर पेपर्स को अपलोड करेंगे। देन जो सप्लायर्स और बिडर्स है वो पेपर को डाउनलोड करेंगे। फिर डाउनलोड करके वो जो डिटेल्स मांगा गया है वो फिलअप करेंगे। फिर वही पोर्टल में वो उनका बीड्स को फिर अपलोड करेंगे। फिर उसके बाद डिपार्टमेंट चूज करेगा ये कौन सा बिडर और कौन सा सप्लायर से गुड्स को प्रोक्योर किया जाएगा। सो ये जो जब टेंडर पेपर्स को अपलोड किया जाएगा, उसी टेंडर पेपर्स में पर्टिकुलरली कोई ऐसा मेंशन नहीं होगा कि इसी ट्रेड मार्क का गुड खरीदा जाएगा, कोई इसी ट्रेड नेम और ब्रांड का गुड खरीदा जाएगा, ये कोई मेंशन नहीं होगा। ओके, अदर स्पेसिफिकेशंस होगा, कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स होगा, किस तरीके का क्वालिटी का गुड खरीदा जाएगा, कितनी क्वांटिटी का खरीदा जाएगा, कौन सा ऑब्जेक्टिव से गुड को खरीदा जाएगा, ये सब मेंशन होगा। So the next one, the specifications in terms of quality, type, etc. as also quantity of goods procured should be clearly spelled out. तो उसमें प्रोक्योरमेंट के पहले, बिफोर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स, जो हमारा अथॉरिटी है, गवर्नमेंट जिसको फाइनेंशियल पावर दिया है, जैसे हम जिसको DDO बोलते हैं, ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर, जैसे कोई ऑफिस का जो हेड होता है, हेड ऑफ द ऑफिस, उसको देखना चाहिए कि किस तरीके का क्वालिटी का गुड चाहिए, किस टाइप का गुड चाहिए, कितना क्वांटिटी का चाहिए, ये सब क्लियरली स्पेल्ड आउट होगा। कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा जहां पर एप्लीकेबल है। सपोज जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन को कुछ डेस्कटॉप चाहिए, कुछ लैपटॉप चाहिए, सो वो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के ऊपर ध्यान देगा, वो भी क्लियर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द नेशनल टेक्निकल रेगुलेशंस। तो और एक फंडामेंटल रूल्स में आता है, जो ज़्यादा गुड खरीदा नहीं जाएगा, जो जितनी चाहिए उतना खरीदा जाएगा, नहीं तो वो इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट आ जाएगा। जब हम ज़्यादा गुड खरीद लेंगे फिर उसको स्टॉक करेंगे, उसको वो गुड्स को कैरी करने के लिए फिर हमारा क्या होगा, कैरिंग कॉस्ट आएगा, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो केयर शुड ऑल्सो बी टेकन टू अवॉइड अवॉइड टू परचेज एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ गुड्स। जो जितना हमारा रिक्वायरमेंट है, जो हमारा नीड्स है, उसी के हिसाब से गुड्स को खरीदा जाएगा। जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, जो हेड ऑफ द ऑफिस है, वो एक्चुअली देखेगा कि कितना गुड्स चाहिए, कितना गुड्स का रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से वो गुड्स को प्रोक्योर करेगा। ज़्यादा हो जाएगा तो फिर इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट आएगा। ओके, देन ऑफर्स शुड बी इन्वाइटेड फॉलोइंग ए फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड रीजनेबल प्रोसीज्योर। The procedures, on what basis actually the offers should be invited, the offers must be fair, transparent and must be reasonable one. जैसे जब हम बिडर्स को इनवाइट करेंगे, कि सप्लायर्स को इनवाइट करेंगे,
जो प्रोसीजर होगा वो फेयर होगा, वो ट्रांसपेरेंट होगा, वो उसमें इंटीग्रिटी रहेगा, ठीक है, वो बहुत इम्पार्शियल रहेगा। कोई पर्टिकुलर सप्लायर और पर्टिकुलर बिडर को हम ऐसे सिलेक्ट नहीं करेंगे। प्रोक्योरिंग अथॉरिटी सेटिस्फाई होगा कि मैं, नेक्स्ट पॉइंट जो है, जो जो गुड्स में सिलेक्ट किया वो गुड्स हमारा रिक्वायरमेंट के हिसाब से है और वो सेटिस्फाई होना चाहिए। जो प्रोक्योरिंग अथॉरिटी शुड बी सेटिस्फाइड दैट द सिलेक्टेड ऑफर एडिक्वेटली मीट्स द रिक्वायरमेंट इन ऑल एस्पेक्ट्स। जो हमारा रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम जितनी गुड्स को प्रोक्योर किया वो क्या होगा ना, वो हमारा नीड्स को वो ठीक से पूरा कर पाएगा, वो सेटिस्फाई होना चाहिए। क्लियर? द प्रोक्योरिंग अथॉरिटी शुड सेटिस्फाई इटसेल्फ that the price of the selected offer is reasonable and consistent with the quality required. Again, the procuring authority should be satisfied, one should satisfy itself. जो प्राइस में खरीदा गया वो ठीक है और जो गुड्स को प्रोक्योर किया गया उसमें क्वालिटी है, इसमें प्रोक्योरिंग अथॉरिटी को सेटिस्फाई होना चाहिए। प्रोक्योरिंग अथॉरिटी कौन है? जो हेड ऑफ द ऑफिस है। मैं बार बार बोला जिसको डीडीओ, ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर बोलते हैं, जिसको फाइनेंशियल पावर दिया गया है, ओके, वो सेटिस्फाई होना चाहिए। हाँ, हम जो गुड्स को प्रोक्योर किया बहुत लीस्ट प्राइस में गुड्स को प्रोक्योर किया और गुड्स का क्वालिटी भी है। एट ईच स्टेज ऑफ प्रोक्योरमेंट द कंसर्न्ड प्रोक्योरिंग अथॉरिटी मस्ट प्लेस ऑन रिकॉर्ड इन प्रिसाइज टर्म्स। जो स्टेज में हम गुड्स को प्रोक्योर करेंगे तब वो प्रोक्योरिंग अथॉरिटी वो सब रिकॉर्ड करेगा प्रिसाइजली, कॉन्साइजली। इट मीन्स द प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर्स शुड बी रिकॉर्डेड। जो प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है वो सब रिकॉर्ड होगा। क्लियर? क्योंकि कभी आगे में गवर्नमेंट डाटा मांग सकता है और हमारा जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो डाटा मांग सकता है। ओके, इन समटाइम्स आवर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑल्सो आस्किंग द डाटा ऑन व्हाट प्रोसीजर्स the goods procured, okay, from the registered suppliers or bidders. और एक है कंप्लीट शेड्यूल ऑफ प्रोक्योरमेंट साइकिल। ये कंप्लीट शेड्यूल के बारे में बता रहा हूँ। जब हम टेंडर्स इनवाइट करेंगे, जब हम उसको ई पोर्टल में अपलोड करेंगे, उसमें एक पर्टिकुलर शेड्यूल होना चाहिए। कब टेंडर डेट इश्यू होगा और कब रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को फिक्स किया जाएगा, ये शेड्यूल में क्लियर होना चाहिए। सो ऑलरेडी आई हैव मेंशन्ड कंप्लीट शेड्यूल ऑफ प्रोक्योरमेंट साइकिल फ्रॉम डेट ऑफ इश्यूइंग द टेंडर टू डेट ऑफ इश्यूइंग द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी पब्लिश्ड व्हेन द टेंडर इज इश्यूड। जब टेंडर इश्यू होगा तब दो डेट वेरी इंपॉर्टेंट है, कब डेट ऑफ इश्यूइंग होगा और कब डेट ऑफ इश्यूइंग द कॉन्ट्रैक्ट होगा। डेट ऑफ इश्यूइंग द कॉन्ट्रैक्ट मीन्स जिस डेट में हम जो बिडर्स अप्लाई किए हैं, जो सप्लायर्स अप्लाई किए हैं ऑनलाइन पोर्टल में, हम उनसे चुनेंगे। ओके, जो सपोज एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट ऑफिस को बोलता हूं, जो रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फीस होगा उसी दिन हम सब सप्लायर्स को बुला सकते हैं। सबको बुलाएंगे, सबका टेंडर पेपर ओपन होगा, उससे जिसका लिस्ट प्राइस होगा ओके उसी को एक्चुअली इट मीन्स उसको सिलेक्ट किया जाएगा और उससे गुड प्रोक्योर किया जाएगा। तो डेट ऑफ इशूइंग मीन्स जब से बिडर्स और सप्लायर्स डाउनलोड द टेंडर पेपर्स। ओके, डेट ऑफ इशूइंग द टेंडर टू डेट ऑफ इशूइंग द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी पब्लिश्ड। कौन सा डेट में इशू होगा और विद इन हाउ मच डेट अगेन द सप्लायर्स एंड बिडर्स दे अपलोड their documents in the online portal, or at what time actually the rate of contract should be fixed with them. It means the office actually select the supplier or bidder from whom actually the goods procured. Okay, in future all ministries or departments shall prepare annual procurement plan. ये जो procurement plan होता है before the commencement of the year, and the same should also be published on their website. ये बहुत important है। All ministries or departments shall prepare annual procurement plan before the commencement of the year. जब starting year के पहले
एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान होगा कि कितना फंड चाहिए, कितना क्वांटिटी का गुड खरीदा जाएगा इस साल। ये पहले माने बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द ईयर इट मस्ट बी डिसाइडेड बाय द डिपार्टमेंट्स एंड ऑल्सो द सेम मस्ट बी पब्लिश्ड ऑन देयर वेबसाइट में भी पब्लिश होगा कि ये गुड्स हमको चाहिए, कि इतने फंड्स में हमको गुड्स चाहिए, ये सब पब्लिश होगा वेबसाइट में। क्लियर? तो ये जो है फंडामेंटल रूल्स है। उससे जो फंडामेंटल रूल्स में इतना क्वेश्चन नहीं आता है, फिर भी हमको ध्यान देना है। कभी कभी क्वेश्चन आएगा तो हमको ध्यान देना है, ये सब पॉइंट्स को रिमेंबर करना है। फिर हम जो अथॉरिटी के जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। आई एम गोइंग टू डिस्कस द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हु हैज फाइनेंशियल पावर टू प्रोक्योर द गुड्स फ्रॉम द selected supplier or from the JM portal or from the registered suppliers. So जो drawing and dispersing officer DDO is the head of the authority, head of the office, okay, has power to purchase the goods according to the general procedures in GFRs. कभी कभी उसका what is the full form of DDO ये आ सकता है, and who is the competent authority to procure the goods फ्रॉम द रजिस्टर्ड सप्लायर्स, ये भी आ सकता है। तो यहाँ पर ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैं इसको हाईलाइट किया है। द नेक्स्ट वन, रजिस्ट्रेशन ऑफ सप्लायर्स के बारे में थोड़ा मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। DGS&D डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल्स वो सप्लायर्स को रजिस्टर्ड करता है, उनका गुड्स को चेक करता है, उनका गुड्स को वैलिडिटी को चेक करता है, और जो स्टैंडर्ड प्रोसीज्योर है उस प्रोसीज्योर के हिसाब से आइटम वाइज सप्लायर्स को रजिस्टर्ड करता है। और देन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वो रजिस्टर्ड सप्लायर्स से गुड को क्या प्रोक्योर करते हैं। तो क्या क्या चेक होता है थोड़ा उसमें फिर देख लेंगे। क्रीडेंशियल्स, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, पास्ट परफॉर्मेंस, ये सब हमको देखना है। क्रीडेंशियल्स, वो कितना ट्रांसपेरेंट है, जो सप्लायर्स वो कैपेबल है कि नहीं, वो कितना ट्रांसपेरेंट है, वो कितना इंटीग्रिटी है, वो कितना ऑनेस्टी है, उसको देखेंगे। मैन्युफैक्चरिंग, उनका मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी क्या है, वो एक साल में कितना गुड्स मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, इसको देखेंगे। उनका कैपेबिलिटी देख सकते हैं, कैपेबिलिटी क्या है, वो ठीक समय में गुड्स को सप्लाई कर पाएंगे कि नहीं, उसको चेक किया जाएगा। ये सब DGS&D चेक करेगा, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजल्स। उसका क्वालिटी को चेक किया जाएगा गुड्स को, ये DGS&D चेक करेगा बिफोर रजिस्ट्रेशन ऑफ सप्लायर्स। पास्ट परफॉर्मेंस हम देखेंगे कि पास्ट परफॉर्मेंस में जो ये जो गुड्स को सेल किया है वो ठीक से सेल किया है कि नहीं, ठीक है, उसका गुड्स का क्वालिटी था कि नहीं, ये सब चेक करेंगे। पास्ट परफॉर्मेंस को उसको चेक करेंगे। आफ्टर सेल सर्विस, कभी कभी सेल्स के बाद कुछ सर्विस आता है, जैसे हम इट मीन्स मशीन को इंस्टॉल किया, जैसे टेक्निकल एस्पेक्ट साइड में मैं जाता हूँ, एक मशीन को इंस्टॉल किया, उसके बाद पूरा 1 ईयर के लिए जो भी सर्विस होगा, जब मशीन खराब होगा ये होगा, वो सेल्स सर्विस दे पाएगा कि नहीं, और उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी देखेंगे सप्लायर्स का। ये सब चीज को DGS&D चेक करता है और फिर उनको रजिस्टर करता है। क्लियर? वी नो दैट DGS&D इट इज द सेंट्रल परचेज ऑर्गेनाइजेशन and it means item wise registered the suppliers, but after it means checking so many things, DGS&D registered the suppliers. Clear? और DGS&D के बाद हमारा जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है may also register supplier of goods। ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट और ऑफिस ऑफ द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वो भी सप्लायर्स को रजिस्टर कर सकता है। ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट में ऑल्सो रजिस्टर सप्लायर्स ऑफ गुड्स विच आर स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड बाय द डिपार्टमेंट और ऑफिस पीरियोडिकली 1 ईयर के लिए। जैसे हमारा एक ऑफिस है, हम जो हमारा ऑटोनोमस बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी के अंदर हमारा ऑफिस काम कर रहा है और हमको कुछ गुड्स को प्रोक्योर करना है, तो हम सप्लायर्स को रजिस्टर कर सकते हैं। क्लियर? सो हम कुछ लोकल सप्लायर्स और बिडर्स हम चाहते हैं, और वो हम इट मीन्स हमारा वेबसाइट में हम हमारा टेंडर पेपर्स को अपलोड करेंगे। टेंडर पेपर्स में पूरा डिटेल्स डाटा होगा
कि कब इशूइंग होगा और विद इन हाउ मच डेट एक्चुअली द सप्लायर्स एंड बिडर्स दे मस्ट अप्लाई, एंड देन ऑन विच डेट एक्चुअली द रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट शुड बी फिक्स्ड, ये सब होगा। मगर यहाँ पर DGSD के बाद हमारा पर्टिकुलर ऑफिस जो है, जो हमारा डिपार्टमेंट है, वो भी सप्लायर्स को रजिस्टर कर सकता है, बिडर्स को रजिस्टर कर सकता है। ओके, पीरियडिकली, सपोज पीरियडिकली 1 ईयर के लिए हम रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ द सप्लायर शुड बी डन इन फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड रीजनेबल प्रोसीजर। जो प्रोसीजर है GFR का, जनरल फाइनेंशियल रूल का, उसके हिसाब से होगा, और फेयर होगा, ट्रांसपेरेंट होगा, रीजनेबल प्रोसीजर होगा। सब हमारा जो मैनेजमेंट है, जो कमिटी है, जैसे BDO, तहसीलदार, कलेक्टर, ये सब प्रेजेंट रहेंगे। उनके सामने जो बिडर्स का जो बीड्स है उसको ओपन किया जाएगा, और उसमें चेक किया जाएगा कि कौन लीस्ट प्राइस में भाई इट मीन्स गुड्स को सेल करेगा, उसी को लास्ट को हम चुनेंगे। ओके, सो आगे मैं वो प्रोसीजर में सब डिटेल्स प्रोसीजर बताऊंगा, मगर अभी हमको ध्यान देना है वो फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड रीजनेबल प्रोसीजर होना चाहिए आफ्टर गिविंग ड्यू पब्लिसिटी। फर्स्ट हमको पब्लिसिटी करना है हमारा वेबसाइट में। ओके, हम टेंडर बुलाएंगे, तो अभी मैनुअली नहीं है, अभी हम क्या करेंगे, पब्लिसिटी करेंगे, जैसे न्यूज़पेपर में पब्लिसिटी करेंगे। ओके, हमारा वेबसाइट में हम पब्लिसिटी करेंगे। ओके, तब वो क्या करेंगे, इट मीन्स वो टेंडर पेपर्स को डाउनलोड करेंगे और फिलअप करेंगे, फिर उसको अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद हमारा जो एक कमिटी है उसको जांच करेगा, और जो लिस्ट प्राइस में जो सप्लायर देगा उसको चुना जाएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, द सप्लायर्स विल बी रजिस्टर्ड फॉर हाउ मेनी ईयर्स। जो सप्लायर्स को रजिस्टर्ड किया जाएगा, जैसे DGS&D में, जो जेम पोर्टल में है, गवर्नमेंट मार्केट प्लेस में जो रजिस्टर्ड सप्लायर्स है, जो DGS&D जो रजिस्टर्ड किया है जो सप्लायर्स और बिडर्स को, जिससे डिपार्टमेंट्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड ऑटोनोमस बॉडीज प्रोक्योर द गुड्स। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ इट मीन्स प्राइस फिक्सेशन, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस फिक्सेशन बाय द DGS&D विद द रजिस्टर्ड सप्लायर्स। वो कितना ईयर्स के लिए वो सप्लायर्स को रजिस्टर करेगा, वो है बिटवीन 1 to 3 ईयर्स। याद रखो, द सप्लायर्स विल बी रजिस्टर्ड फॉर ए फिक्स्ड पीरियड बिटवीन 1 to 3 ईयर्स। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स द सप्लायर्स कैन बी रजिस्टर्ड। सो पीरियड इज बिटवीन 1 to 3 ईयर्स। और एक न्यू सप्लायर्स के ऊपर बताएंगे, न्यू सप्लायर शुड बी कंसिडर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन एट एनी टाइम। कोई भी न्यू सप्लायर चाहता है तो उनको रजिस्टर्ड किया जा सकता है एनी टाइम में, मगर वो जो रिक्वायर्ड कंडीशन है उसको फुलफिल करेंगे। और ये जो बताया 1 to 3 ईयर्स, सपोज 1 to 3 ईयर्स मीन्स आफ्टर 3 ईयर्स एक्चुअली जो सप्लायर्स, वो जो बिडर्स है, जो सप्लायर्स है, वो फिर फ्रेश में अप्लाई करेंगे रिन्यू के लिए। कंफ्यूजन नहीं होना है। जो सप्लायर्स वो रहना चाहता है, जो DGS&D में जो रजिस्टर्ड सप्लायर्स है वो रहना चाहता है और सप्लाई करना चाहता है गुड्स को, तो वो फिर आफ्टर 3 ईयर्स के बाद वो रिन्यू कर सकता है। वो फिर फ्रेश एप्लीकेशन डालेगा और उसको रिन्यू किया जाएगा। क्लियर, रिन्यू कर सकते हैं हम सप्लायर्स को, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आफ्टर 3 ईयर्स। मैं बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आता है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम होता है, इसमें एक क्वेश्चन आता है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स द सप्लायर्स विल बी रजिस्टर्ड। मैं हाईलाइट कर चुका हूँ। तो न्यू सप्लायर्स, कभी भी हम न्यू सप्लायर्स को रजिस्टर कर सकते हैं, मगर जो कंडीशन है वो कंडीशंस को वो फुलफिल करेंगे। व्हेन दे फुलफिल ऑल द कंडीशंस, देन द न्यू सप्लायर्स शुड बी कंसिडर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन एट एनी टाइम। एक देन बहुत इंपॉर्टेंट है, परफॉर्मेंस का बात आता है। तो परफॉर्मेंस ऑफ द रजिस्टर्ड सप्लायर्स इज टू बी वॉच्ड बाय द कंसर्न्ड मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। कंसर्न्ड मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट वो परफॉर्मेंस और कंडक्ट को चेक करेगा। जो रजिस्टर्ड सप्लायर्स है उनका परफॉर्मेंस क्या है, उनका कंडक्ट क्या है, इसको वॉच करेगा द कंसर्न्ड मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। रजिस्टर्ड सप्लायर्स को भी रिमूव कर सकते हैं हम फ्रॉम द अप्रूव्ड सप्लायर्स। जो हम रजिस्टर्ड सप्लायर्स है उनको निकाला जा सकता है। कब निकाला जाएगा? इफ दे फेल टू ए कंडीशन में, इफ दे फेल टू अबाइड बाय द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द रजिस्ट्रेशन। जो रजिस्ट्रेशन उनको रजिस्टर्ड किया गया था उसमें कुछ टर्म्स कंडीशंस था, वो टर्म्स कंडीशंस को वो नहीं मानेंगे, वो उसको अबाइड नहीं करेंगे, तो उनका कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया जाएगा। और कभी कभी क्या होता है, कुछ रजिस्टर्ड सप्लायर्स ठीक टाइम में गुड्स को सप्लाई नहीं करते हैं, फेल टू सप्लाई द गुड्स इन टाइम।
उनका भी कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म किया जाएगा, उनका रजिस्ट्रेशन को अनन्यूल किया जाएगा, उनका रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। और मेक एनी फॉल्स डिक्लेरेशन टू एनी गवर्नमेंट एजेंसी, कोई कुछ फॉल्स डिक्लेरेशन कर दिया, कोई सप्लायर और बिडर कोई फॉल्स डिक्लेरेशन गवर्नमेंट एजेंसी के साथ कर दिया, ओके, उसको भी रिमूव किया जाएगा। रजिस्टर्ड जो अप्रूव्ड सप्लायर से उनसे रिमूव किया जाएगा। और फॉर एनी ग्राउंड व्हिच इन द ओपिनियन ऑफ द गवर्नमेंट इज नॉट इन पब्लिक इंटरेस्ट, ये भी है। जब पब्लिक इंटरेस्ट के हिसाब से वो सप्लायर और बिडर सपोज कोई खिलाफ करेगा, ओके, और फॉर एनी ग्राउंड व्हिच इन द ओपिनियन ऑफ द गवर्नमेंट इज नॉट इन पब्लिक इंटरेस्ट, कि जो गवर्नमेंट एजेंसी देखा कि ये सप्लायर और बिडर ऐसा कुछ ओपिनियन दे दिया जो पब्लिक इंटरेस्ट में अगेंस्ट में है, उसको भी रिमूव किया जाएगा। तो ये इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है, कब व्हाट टाइम द रजिस्टर्ड सप्लायर शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द अप्रूव्ड सप्लायर्स। यदि वो टर्म्स कंडीशंस नहीं मानेंगे, वो ठीक समय में गुड्स सप्लाई नहीं कर पाएंगे और कोई फॉल्स डिक्लेरेशन दे देंगे गवर्नमेंट एजेंसी को, और कभी कभी क्या है ऐसा एक कुछ ओपिनियन दे देंगे जो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में जाएगा, तो उसी कंडीशन में उनको डिबार किया जाएगा और उनको उनका जो रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, क्या वो जो रजिस्टर्ड सप्लायर्स है, जैसे DGS&D हो कि एनी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट हो और एनी पर्टिकुलर ऑफिस हो, उसमें जो रजिस्टर्ड सप्लायर्स होते हैं, क्या उनको कुछ बीड सिक्योरिटी देना पड़ता है? नहीं, कोई उनको बीड सिक्योरिटी नहीं देना पड़ेगा। जो रजिस्टर्ड सप्लायर्स है आर ऑर्डिनरली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फर्निशिंग बीड सिक्योरिटी अलोंग विद देयर बीड्स, उनको कोई बीड सिक्योरिटी देना नहीं पड़ेगा जो रजिस्टर्ड सप्लायर्स है। जैसे DGS&D में जो रजिस्टर्ड सप्लायर्स है उनको कोई बीड सिक्योरिटी देना नहीं पड़ेगा। जैसे हमारा एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और पर्टिकुलर ऑफिस में हम कुछ लोकल सप्लायर और बीडर्स को हम रजिस्टर्ड कर चुके हैं, उनसे हम कोई बीड सिक्योरिटी कुछ नहीं लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। ओके, देन डिबारमेंट फ्रॉम बिडिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चन आता है। जो कि VS NVS का प्रिंसिपल का एग्जाम होता है और हमारा जो से स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो प्रमोशन के लिए जो एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन बार बार एक क्वेश्चन आया है, कब बीडर को डिबार किया जाएगा। ए बीडर शैल बी डिबार्ड फॉर ए पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years, में हाईलाइट कर दिया, 3 साल से ज्यादा उसको डिबार नहीं किया जाएगा। पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years, 3 years के बाद वो फिर बिडिंग कर सकता है, वो फिर टेंडर डाल सकता है, क्लियर। बट अप टू 3 years एक्चुअली द बीडर शैल बी डिबार्ड, एंड 3 years एक्चुअली इट इज कमेंसिंग फ्रॉम द डेट ऑफ डिबारमेंट, जो डेट में उसको डिबार किया जाएगा उससे 3 years, नॉट मोर देन दैट। सो कौन सा ग्राउंड में बीडर को डिबार किया जाएगा? ए बीडर शैल बी डिबार्ड इफ ही हैज बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। वो कन्विक्ट हो गया, कोई ऐसा ऑफेंस किया जो करप्शन एक्ट 1988 में उसको ऑफेंस डिक्लेयर किया गया, वो उसको कन्विक्ट कर दिया गया। और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये है, फॉर कॉजिंग एनी लॉस ऑफ लाइफ, ऐसा कुछ गुड्स को सप्लाई किया जो गुड्स को कंज्यूम करके कुछ लाइफ का लॉस हो गया, और प्रॉपर्टी, और ऐसा कुछ प्रॉपर्टी का लॉस हुआ, और कॉजिंग ए थ्रेट टू द पब्लिक हेल्थ के लिए ऐसा कुछ गुड्स सप्लाई किया जिसको यूज करने से पब्लिक हेल्थ को वो इट इज थ्रेटनिंग फॉर द पब्लिक हेल्थ, तो ये सब चीज में उसको डिबार कर दिया जाता है। फॉर हाउ मेनी ईयर्स ए बीडर शुड बी डिबार्ड? maximum period is what? 3 years. Okay, here it is very important one. A bidder shall be divided for a period not exceeding 3 years. So कब डिबार होता है? जब वो कोई जब कन्विक्ट बन जाता है, कोई ऑफेंस करता है जो करप्शन एक्ट में, और सपोज द थ्रेट टू द पब्लिक हेल्थ, और कॉजिंग एनी लॉस ऑफ लाइफ, और कॉजिंग एनी लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, इसी समय उसको डिबार कर दिया जाता है, क्लियर। सो जो बीडर्स को डिबार किया जाएगा, जो DGS&D का जो रजिस्टर्ड सप्लायर्स है,
सपोज उनमें से कोई बिडर्स और सप्लायर्स को सपोज डेबार किया जाएगा, तो उनका नेम DGS&D का वेबसाइट में उसको डिक्लेयर किया जाएगा, डिस्प्ले किया जाएगा। और ऑल्सो जो CPPP है, सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल, उसके बाद में डिस्कस करूंगा CPPP के बारे में। तो ये जो दोनों में एक्चुअली जो रजिस्टर्ड सप्लायर्स थे DGS&D का, जो डिवेयर हो गए, उनका नाम पब्लिश किया जाएगा। तब पता चलेगा कि ये बिडर से और ये सप्लायर से अभी 3 साल तक कोई बिडिंग नहीं किया जाएगा। और एक प्रोक्योरिंग एंटिटी है, ये तो DGS&D का बात चला गया। जो DGS&D में जो रजिस्टर्ड सप्लायर्स है, इसको याद रखना है, 3 साल के लिए उनको डिवेयर किया जाएगा। और जो प्रोक्योरिंग एंटिटी है, जैसे कोई स्पेसिफिकली कोई डिपार्टमेंट और कोई ऑफिस कुछ लोकल सप्लायर्स और कुछ लोकल बिडर से सपोज गुड प्रोक्योर करता है, उनको जो डिवेयर किया जाएगा प्रोक्योरिंग एंटिटी। वो जो फर्स्ट पार्ट था वो था DGS&D का, वो 3 साल के लिए डिवेयर किया जाएगा। और ए प्रोक्योरिंग एंटिटी में डिवेयर ए बिडर और एनी ऑफ इट सक्सेसर्स from participating in any procurement process undertaken by it for a period not exceeding 2 years। ये पर्टिकुलर प्रोक्योरिंग एंटिटी कोई पर्टिकुलर ऑफिस है कि कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है जो कुछ लोकल बिडर से और कुछ लोकल सप्लायर से गुड को प्रोक्योर करते हैं, वो 2 साल के लिए एक्चुअली डिवेयर करेंगे। मगर DGS&D का जो रजिस्टर्ड सप्लायर है, जो सेंट्रल परचेज ऑर्गेनाइजेशन DGS&D है, उसमें जो रजिस्टर्ड सप्लायर है वो कोई ऑफेंस करेंगे, वो कोई बिडर्स कन्विक्ट बन जाएगा, ओके, उसको जो डिवेयर 3 साल के लिए किया जाएगा। मगर ये जो प्रोक्योरिंग एंटिटी है, प्रोक्योरिंग एंटिटी मीन्स एक पर्टिकुलर ऑफिस, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को हम लेंगे, वो जो लोकल बिडर्स और सप्लायर से प्रोक्योर करता है, और वो जो लोकल बिडर्स है और सप्लायर्स है, वो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को ब्रेकअप करेंगे, दे ब्रेकअप द रूल्स एंड रेगुलेशंस, उनको 2 साल के लिए डिवेयर किया जाएगा। तो यहाँ पर क्लियरली दिया है, इफ इट डिटरमाइंस दैट द बिडर हैज ब्रीच्ड द कोड ऑफ इंटीग्रिटी। जो कोड ऑफ इंटीग्रिटी होता है, जो हमारा स्टैंडर्ड प्रोसीजियर जनरल फाइनेंशियल रूल का है, वो स्टैंडर्ड प्रोसीजियर को वो एनक्रोच करेंगे, तब उनको 2 साल के लिए किया जाएगा। मगर DGS&D में जो रजिस्टर्ड सप्लायर्स है, उनको 3 साल के लिए किया जाएगा। और ये प्रोक्योरिंग एंटिटी है, पर्टिकुलर एक ऑफिस है जो गुड्स प्रोक्योर करता है, जो उनका जो लोकल इट मीन्स रजिस्टर्ड सप्लायर्स है और लोकल बिडर्स है, उनको 2 साल के लिए किया जाएगा जब वो कोड ऑफ इंटीग्रिटी को ब्रीच करेंगे। तो इन दिस केस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट विल मेंटेन सच लिस्ट व्हिच विल बी डिस्प्लेड ऑन देयर वेबसाइट। यहाँ पर जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट का बात आएगा, जो पर्टिकुलर मिनिस्ट्री और पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जो रजिस्टर्ड सप्लायर्स है, वो जो रजिस्टर्ड सप्लायर्स कोई कोड ऑफ इंटीग्रिटी को ब्रीच किया, ओके, उस समय उनको डिवेयर 2 साल के लिए किया जाएगा। मगर DGS&D में जो रजिस्टर्ड सप्लायर्स थे और वो कुछ ऑफेंस कर दिए, वो कुछ कन्विक्ट हो गए, उनको 3 साल के लिए डिवेयर किया जाएगा। क्लियरली मेंशन कर दिया, इसमें क्वेश्चन आता है। देन जाएंगे सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल, सो CPPP इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। ये जो CPPP है, सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल है, उसमें क्या है, ये एक ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम, अभी मैनुअली एक्चुअली टेंडर फिक्सेशन नहीं होता है। अभी क्या होगा, सपोज कोई डिपार्टमेंट जैसे ईयर स्टार्टिंग होगा, उसको टेंडर करना है गुड को प्रोक्योर करने के लिए, वो टेंडर का जो पेपर है वो अपलोड होगा जो साइट में, इसी पोर्टल एक होता है सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल, उसका एक वेबसाइट होता है eprocure.gov.in। ये एक सेंट्रल ऑनलाइन पोर्टल है, इसका वेबसाइट है eprocure.gov.in। इसमें एक्चुअली टेंडर पेपर को अपलोड किया जाएगा। टेंडर पेपर मीन्स इसमें जो टर्म्स कंडीशन, जो प्रोसीज्योर से, जिस प्रोसीज्योर में वो डिपार्टमेंट चाहता है गुड्स को प्रोक्योर करेगा, क्लियर, उसी पोर्टल में डॉक्यूमेंट्स को अपलोड किया जाएगा। देन बिडर सप्लायर्स क्या करेंगे, उसी डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करके फिर जो स्पेसिफिक डेट के अंदर वो क्या करेंगे, वो फिलअप करके वो उनका बिड्स को फिर अपलोड करेंगे उसी साइट में, फिर उनको सिलेक्ट किया जाएगा। तो CPPP is e-procurement system of India enables the tenderers to download the tender schedule free of cost। वो फ्री ऑफ कॉस्ट में टेंडर शेड्यूल को डाउनलोड कर सकते हैं। टेंडर शेड्यूल क्या होता है, कब इश्यू होगा टेंडर, और कब वो बीड्स को एक्चुअली विद इन हाउ मच, इट मीन्स व्हाट इज द लास्ट डेट टू डिपोजिट द बीड,
to upload the bid, to submit the bid, okay, in portal. And उसी में एक शेड्यूल होगा, it means on which specific date the rate of contract should be fixed with the registered suppliers or bidders. ओके, ये सब एक्चुअली जो डॉक्यूमेंट्स है, द टेंडरर्स टू डाउनलोड द टेंडर शेड्यूल फ्री ऑफ कॉस्ट एंड देन सबमिट द बिड्स ऑनलाइन थ्रू दिस पोर्टल. वो डाउनलोड फ्रीली करेंगे टेंडर पेपर को और सबमिट भी करेंगे, वही ऑनलाइन में सबमिट करेंगे, वो डायरेक्टली फिजिकली नहीं देंगे. सो प्रोक्योरमेंट वेबसाइट इज eprocure.gov.in. ओके, इस पार्ट में इतना बताया. नेक्स्ट पार्ट में मैं जेम पोर्टल, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, एक पोर्टल होता है जिसमें वही डीजीएस एंड डी का रजिस्टर्ड सप्लायर्स रहते हैं. रजिस्टर्ड सप्लायर वहां से कैसे हम खरीदेंगे, ऑनलाइन परचेज होगा वहां से. और फिर जेम के बाद क्या क्या प्रोसीज्योर्स है, जैसे लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी है, एडवर्टाइज टेंडर है, टू बीड सिस्टम है, टू स्टेज सिस्टम है. तो ये सब बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा. और जो हमारा नेक्स्ट पार्ट में आप देखते जाइए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लाऊंगा. ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो जो जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017 प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का पार्ट है. क्लियर? सो फिर आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, जो मैं सुधार लाऊंगा. ओके, प्लीज़ कमेंट मी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब मी. इट मीन्स प्लीज़ क्लिक ऑन माई सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो इट मीन्स कमेंट मी इन which area, suppose I want to bring some reforms, I want to it means bring some modifications, so that again my video would be interesting one. Okay, so please again just you wait for the second part of general financial rules. Okay, my name is Asit Kumar Patnaik and my channel name is Asit Sir Ecomania. Okay, thank you.